हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए जो वैकेंसी आई थी सहायक प्रबंधक की, असिस्टेंट मैनेजर की, उसको फाइनली यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा इन केस आपको ये नहीं मिलता। हालांकि एमपीपीएससी की वेबसाइट में ये ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। इन केस आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे मैं इसके नीचे डिटेल बॉक्स में इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उसको क्लिक करके आप सीधे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो एमपीपीएससी की वेबसाइट में एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कैसे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना फाइंड आउट करना है। यदि इन केस आपका एप्लीकेशन नंबर खो गया है तो, है ना, यूजुअली खोना नहीं चाहिए, लेकिन इन केस यदि खो गया है तो एप्लीकेशन नंबर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी मैं प्रोसेस आपको एक यहाँ पर आई बटन आप क्लिक करेंगे, ऊपर साइड है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसकी प्रोसेस वहां पे दिखाई जाएगी। नाउ जहां तक की बात करें एग्जाम के दौरान हमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, अभी आपके पास कुछ टाइम है तो उस टाइम में यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास देखिए प्रिपरेशन में देखा जाए तो एक बेसिक चीज हम थोड़ा देख लेते हैं। आपके एग्जाम में जो पैटर्न है वो तो आप लोग जानते ही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। 150 नंबर का आपका जीएस का पार्ट रहेगा, 300 नंबर का आपका अस्पताल एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन रहेगा। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे आपके रहे 450 नंबर, 450 नंबर हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। बट इन केस कई बार ऐसा होता है कि हमसे हो सकता है बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हो तो फिर क्या उतने में काम चल जाएगा? नहीं, आपको ये प्रयास करना है कि तकरीबन 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कम से कम। हालांकि 70% में काम नहीं चलेगा, आपको प्रयास करना है वैसे 80% क्वेश्चन तक अटेम्प्ट आप करें। ये चीज़ें आप लोगों को एडवाइस दी जाती हैं। ये अलग बात है कि कई बार कट ऑफ जो है हो सकता है 50% 55% के आसपास जाए, तो एटलीस्ट आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि इनकेस आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एटलीस्ट मार्जिन में आप रहें। दूसरी बात, कैसे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ए और बी एलिमिनेट कर दिया, आपके पास सी और डी ऑप्शन है। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा ऐसी कंडीशन में आपको गेस वर्क जरूर मार देना चाहिए, हिट कर देना चाहिए। यदि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं तो वहां पे फिर आप एक तुक्का मार दें, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो 50% क्वेश्चन फिर भी आपके सही हो जाएंगे। और 50% क्वेश्चन भी यदि सही होते हैं तो निगेटिव मार्किंग 33% की होती है, तो उस हिसाब से आपको फिर भी 17% का मार्जिन मिल जाता है ना। तो इसलिए आपको उससे बेनिफिट है। हाँ, यदि इन केस आप जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप तुक्का मारेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन यदि आप इन केस 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, 2 ऑप्शन को आप हटा लेते हो, पता चल जाता है आपको कि 2 ऑप्शन ये नहीं होंगे, तो उनमें से बाकी 2 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी आपको बेनिफिट ही है ना। दूसरी बात, यहां पे एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जहां पे की बात है मध्य प्रदेश की बात करें, अभी भी आप लोग के पास पर्याप्त टाइम है। यदि इन केस आपने कुछ चीजों को नहीं किया, जैसे मैं आपको ये बताऊं कौन से क्वेश्चन से आमतौर पर क्वेश्चन पूछे आते हैं। हालांकि इस एग्जाम को हमने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। बट इन केस आप लोग करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, यदि आप इसके इन केस में आपको सिलेबस दिखाऊं तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में अभी भी आपके पास टाइम है कि यहां पर कुछ जो डायनास्टीज हैं उनके बारे में पढ़ लेना, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं में 1857 रिवोल्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना। यहां पर जैसे नीमच से विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो किसने कहां पे विद्रोह की अगुवाई की थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी हाल ही में पूछा गया था कि इंदौर में विद्रोह का आगाज किसने किया था, सादत खान का नाम वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछती है, थोड़ी आप याद रखना। दूसरी बात, यहां पे घटनाओं में एक और भी है मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण, जैसे देखा है तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग चरण पादुका हत्याकांड है, वो कब हुआ, किस जगह में हुआ। इसके अलावा हमारा जंगल सत्याग्रह के महत्वपूर्ण लीडर कौन कौन थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गंजन सिंह कुरकू का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा ट्राइबल जो लीडर्स हैं वो उनका नाम याद रखना। जैसे ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर 1818 में साइन हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच में, वो आपको याद रखना है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, मतलब इवेंट्स याद रखने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा डिटेल आप याद रखो, लेकिन जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं वो आप याद रखना है ना। दूसरा, राजवंशों की बात करें, राजवंशों में सारे राजा आपको याद नहीं करने हैं, जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में याद रख लेना कि कौन से वंश से संबंधित हैं। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछती है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में देश का योगदान, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में ये क्वेश्चन पूछा आता है, तो अब इतना आपके पास वक्त नहीं है कि आप सारे लोक त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं पढ़ें, लेकिन जो राजकीय लोक नृत्य है, राजकीय लोक गान है, ये कौन से अंचल का है, मालवा अंचल का है कि निवाड़ा अंचल का है, ये थोड़ी पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहां से आते हैं और बन जाते हैं ना।
तो एटलीस्ट इसको एक बार आप रिवाइज करके जाना। प्रमुख साहित्यकार कृतियां, उसमें से महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। या इन केस सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो 4-5 साहित्यकार हैं, इनका नाम थोड़ी सी पढ़ लेना और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसको देख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अभी हाल ही में कुछ एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा वैसे सैंपल्स। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में आमतौर पर ये तो क्वेश्चन, हालांकि ये काफी बड़ा पार्ट है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं वो थोड़ी सी आप पढ़ लेना, कौन सी कहाँ पे स्थित है। गुफाओं के अलावा जो महत्वपूर्ण किले हैं वो थोड़ी सी आपको पढ़ लेना है। बस क्वेश्चन यहीं से इन केस आएगा तो बन जाएगा, इन केस नहीं बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में देखा जाए तो यहाँ पे व्यक्तित्व में सारे ही आते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश का कोई महत्वपूर्ण खेल क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण नाम रहा हो, या स्पेशली देखा जाए तो हमारे कैलाश सत्यार्थी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या मध्य प्रदेश में मुस्कान किरार का नाम इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है ना। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन गए हैं, तो उनका नाम थोड़ी सी आप याद रखना। किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से जिले से ताल्लुक रखते हैं, ये क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछती है। मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वन है, पर्वत है, नदियां, लेकिन आमतौर पे पर्वत, कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है, विंध्याचल का कौन सा रुद्रप्रयाग कौन सा है, नदियां, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी में कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को थोड़ी ढंग से पढ़ लेना है कि उसमें गवर्नमेंट कितना पैसा लगाने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो जलवायु, चलो ठीक है, कैसी जलवायु तो आपको पता ही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना, ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं आमतौर पे। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, खनिज के बारे में अक्सर पूछा आता है, हालांकि अभी बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, जैसे मलाजखंड कहाँ पर है, मलाजखंड माइन में कौन सी चीज पाई जाती है ना, अगर गांव होशंगाबाद में वहां पे कौन सा मिनरल पाया जाता है ना, या पन्ना की जो खदानें हैं वहां पे 1-2 खदानों का नाम आपसे पूछ लिया है ना। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है, तो यहाँ पे कुछ जो मेन माइंस है उनका नाम याद रख लेना कि कौन सी माइन कहाँ पर स्थित है और वहां पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। हाँ, जैसे शहडोल की बात करें, शहडोल में सुहागपुर है, सुहागपुर जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है कोल माइन के लिए, तो वो थोड़े आप पढ़ लेना। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो यहाँ पे परंपरागत, गैर परंपरागत, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इससे पूछा आता है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनमें से इस समय जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम कौन से स्रोत से कर रहे हैं, ऊर्जा संसाधन से कर रहे हैं, तो आप याद रखना इस समय सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछा भी गया था वैसे, चूंकि वहां पे इसी पैटर्न पे एग्जाम होता है, जीएस का पार्ट ऐसे ही आता है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि आपको पता होना चाहिए 2022 तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी था कि हम 175 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में, जिसमें 100 गीगावाट अकेले सोलर एनर्जी का होगा। तो ये चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए। प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेना। जो महत्वपूर्ण नहरें हैं, मोस्टली जो है आपको जो हमारे प्रोजेक्ट हैं मोस्टली वो थोड़ी सी आप पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इंदिरा गांधी सागर प्रोजेक्ट है, गांधी सागर परियोजना है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों से पूछे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक इमारत शस्त्र की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, देखिए राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा है, लेकिन आमतौर पे जो पीएससी में हमने क्वेश्चन देखे हैं इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, एससी एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, हालांकि ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा, यदि हो सकता है आर्टिकल पूछ लिया तो यदि आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया तो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट पड़े, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो जैसे राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, मंत्रिमंडल में जो चीफ मिनिस्टर उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है ना, उसको शपथ दिलाने कौन करता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ चीजें आप याद रख लेना, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम, अशोक मेहता कमेटी का नाम और एलएम सिंघवी कमेटी का नाम। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था, अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था, एलएम सिंघवी ने देखा जाए तो यहां पर एक संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। नाउ पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, नागौर से हुई 2 अक्टूबर 1959 को, तो ये आप याद रख लेना कहां से इसकी शुरुआत हुई है, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कौन सी सरकारों के टाइम में ये कमेटियां बनाएगी, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। बाकी चीजें पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछा जा सकता है कौन सा अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ग्रामीण पंचायत की है, 74th अमेंडमेंट एक्ट शहरी पंचायत की है, तो थोड़ा सा आप याद रखना किस में कितने आइटम है। तो हम ग्रामीण पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 29 आइटम थे, शहरी पंचायत की बात करें तो यहाँ पे 18 आइटम है, तो थोड़ा बेसिक चीजें आपको पढ़ लेनी है। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली ये पर्पज स्कीम बेस्ड क्वेश्चन का है, तो थोड़ा सा स्कीम वगैरह आप पढ़ लेना कि कौन सी स्कीम कहाँ स्टार्ट की गई है। जनांकीय जनगणना की बात करें, सेंसस से क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं कि कहाँ पे सेक्स रेशियो सर्वाधिक है, कहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है, कहाँ पे लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, कहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछती है ना, पूछा भी है अभी हाल ही में।
मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आपको याद रहेगा, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पे जैसे हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है उसमें कौन से सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन है ये वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है। तो ये मेरा पुराना वीडियो जो है आप थोड़ा देख लेना, उसमें इकोनॉमिक सर्वे का मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसे आप थोड़ा देख लेना, सर्च कर लेना मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारी डिटेल बताई गई कि इसमें कौन सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन है, कौन सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना है, ये सारी चीजें वहाँ पर मिल जाएगी। प्रमुख उद्योग की बात करें, मेन जो इंडस्ट्रीज है मध्य प्रदेश में कहां पर कौन सी इंडस्ट्री स्थित है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है ना, थोड़ी सी आपको तैयार रखना है। और साथ में यहां पे इंडस्ट्री से याद आया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जो है मध्य प्रदेश में 7 हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्षेत्र का कौन सा जीआई टैग है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा आता है। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो यहाँ पे ये पूछा सकता है कि खरीफ फसल कौन, रबी फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, या इसके अलावा पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी फसल का होता है, या पूछा सकता है कि सोयाबीन का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लाइट में ही पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो यहां पे समसामयिक घटनाओं में आई एम श्योर कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन इन केस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो स्पीडी जैसी किताबों का प्रेफर कर सकते हैं, यहां पर बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उतने से आपका काम चल जाएगा। मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लाड़ी लक्ष्मी योजना का क्वेश्चन पूछ लिया गया, या कोई भी स्कीम जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से आप पढ़ लेना। पुरस्कार में जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे विश्वविद्यालय पुरस्कार मध्य प्रदेश का है जो कोच को दिया जाता है, उसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, इस अभी हाल ही में किसको दिया गया है, विक्रम पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पीएससी पूछ लेती है। चर्चित व्यक्तित्व में स्थान की बात करें तो जैसे मुस्कान किरार का नाम इंपॉर्टेंट है, ये जो महत्वपूर्ण नाम है उनके थोड़े पढ़ लेना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात करें, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे गिनी गिनी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो यहां पे जैसे आपका जीबी एमबी, इसमें बाइट क्या होता है, बिट और बाइट में क्या रिलेशन है ना, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, है ना। रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहां पे साइबर सिक्योरिटी में, जैसे साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें तो यहां पे आप लोगों से जैसे फिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है, ये किसके माध्यम से फैलते हैं। जैसे फिशिंग की बात करें, स्मिशिंग की बात करें एसएमएस के माध्यम से फैलता है, विशिंग है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पूछ ले आते हैं। ई गवर्नेंस की बात करें, ई गवर्नेंस में जैसे बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, ये इसके कुछ एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएंगे कि ये बताओ किसका मॉडल है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिए जाएंगे। हालांकि ई गवर्नेंस का टॉपिक इसमें, हालांकि ये ई कॉमर्स में आएगा मोस्टली, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, लेकिन चलो ये चीजें आपस में इंटरलेट करती हैं। ई गवर्नेंस में हालांकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स हमने ऐड किया है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीज आर मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इसमें थोड़ा सा अब वही है, थोड़ा मिक्सअप करके पूछता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी होती हैं, बट चलो ठीक है, इनकेस बन जाएगा तो अच्छी बात है। हालांकि मैंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे 100 एमसीक्यू सीरीज बनाई है, तो उसे यदि आप देख लोगे तो वहाँ से शायद थोड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये रहा गिना चुना जीएस का पार्ट। और जीएस के बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर आपका जो सेकेंड पार्ट है जो आपके अस्पताल एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन पे है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे है। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पे, और अगला टॉपिक है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सप्लाई चेन पे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये आपका मोस्टली मैनेजमेंट का टॉपिक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह है, क्यूइंग थ्योरी है, रिप्लेसमेंट मॉडल्स हैं, शेड्यूलिंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी हो जाते हैं, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो जो आप लोग तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मार्केटिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। हॉस्पिटल प्लानिंग है इसमें प्रॉपर तरीके से, और इसके अलावा लास्ट टॉपिक है आपका लीगल फ्रेमवर्क फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जहां पे सारे लीगल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया गया है। और अंतिम है कंटेम्प्रेरी इशूज। कंटेम्प्रेरी इशूज थोड़े करंट अफेयर से बेस्ड है, बट एनीवे ये आयुष्मान योजना वगैरह यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। लेकिन जो आपका ये मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो तो आप लोग तैयार कर ही लिए होंगे, लेकिन जीएस के पार्ट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी स्पेशल प्रिकॉशन रखना है। हाँ, याद रखना है क्वेश्चन, हालांकि ये तो आपको वहां पर बैठने पर पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। यदि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको तो वहां पे कम अटेम्प्ट करना है। यदि डिफिकल्टी लेवल आपको लगता है कम है और आपसे फिर भी कम बन रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रयास करना है, कोशिश करना है 80% के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि इन केस मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया है ना, तो उसमें से बाकी 2 बचे ऑप्शन में किसी एक में आप टिक कर सकते हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट आपको तब भी बेनिफिट मिलता है ना। तो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं जितने बने हैं उतने ही करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे 30% क्वेश्चन ही बने, अब आप क्या करोगे?
आपको करके आ जाओगे, उतना कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला है। तो आपको 80% तो इन्हीं पहुंचाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट रहे तो वहां पर फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती है, एटलीस्ट कुछ तो गुंजाइश आप छोड़ के आना है ना। तो एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए। यदि आपके पास फर्दर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है। बस इतना कहना चाहता हूं, एग्जाम खराब भी जाए तो आपको दिल छोटा नहीं करना है। बहुत सारे एग्जाम आपकी लाइफ में आते हैं, लाइफ इज द फुल ऑफ एग्जाम्स, है ना। तो कभी ये नहीं सोचना है कि एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा। देयर इज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे लाइफ अप डाउन लगे रहते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम और भी आपकी लाइफ में है, तो डोंट वरी अबाउट दैट टू मच, है ना। चलिए डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।